लोग से कैसी बात करें और उसमें पहला काम क्या करना पड़ेगा। तो आज हम बात करते हैं लिस्ट पे। सबसे पहले तो हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए। उन लोगों की लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए जिनसे अभी तक हमने बात नहीं किया है, या जिनसे अभी तक हमने वेस्टिज के प्रोडक्ट या सिस्टम की चर्चा नहीं किया। क्योंकि जब तक ये हमारे पास लिस्ट नहीं रहेगी तो पता चलेगा कि ये लोग छूट रहे हैं। तो क्या हमने 25-50 लोगों की एक प्रॉपर लिस्ट तैयार किया है जो लोग हमारी अभी सिस्टम में शामिल नहीं हैं, या जिनको ये पता नहीं है कि नगेंद्र सिंह वेस्टिज में फूड सप्लीमेंट पे काम कर रहे हैं, एग्री पे काम कर रहे हैं और एक अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की प्रॉपर हमें लिस्ट तैयार करनी। अब जब ये लिस्ट हम तैयार करेंगे तो इसको प्रोफेशनल मेमोरी जॉगर की तरह तैयार करेंगे। खुद से सवाल करिए, क्या मेरे पास प्रॉपर लिस्ट है 25-50 लोगों की, या रोज हमें याद करना पड़ता है कि आज मुझे किससे बात करनी है। अगर ऐसा हो रहा है तो पता चला कि जो लोगों के पास आपको जाना चाहिए उन लोगों के पास हम जा ही नहीं पा रहे। तो इस सिस्टम को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए। और अगर लोग फेल होते हैं इस इंडस्ट्री में तो लिस्ट की वजह से। क्योंकि लास्ट में जाते जाते मैंने 8 साल में देखा है कि लोगों के पास लोग ही नहीं बचे हैं, क्योंकि उनके पास लिस्ट ही नहीं है। तो मैक्सिमम लोग फेल होने लगते हैं लिस्ट के अभाव में कि अब किसके पास जाऊं, क्योंकि प्रॉपर लिस्ट बनी नहीं और लिस्ट को पर डे हमने अपडेट किया नहीं। और अगर लिस्ट को बना करके हम पर डे अपडेट कर रहे हैं तो कभी भी हमें दिक्कत नहीं होगी कि आज मुझे किससे बात करनी है। अब अगर लिस्ट तैयार करते हैं तो ये प्रोफेशनल मेमोरी जागर की तरह यूज होना चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। उसमें देख रहे हैं पहले लिखा होगा सीरियल नंबर, फिर नेम, फिर एड्रेस और मोबाइल नंबर। यहां तक तो नॉर्मल चीजें हैं, यहां तक नॉर्मल चीजें हैं। लेकिन जो वहीं इसके आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हमें फिर विचार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं हम लोग। जैसे आया एज, हम लोग पूछते हैं ना, ये हमें पता होता है ये किस एज पे हो। तो हमारे साथ 20 साल के भी लोग आते हैं, 30 साल के भी लोग आते हैं, 40 साल के भी लोग आते हैं, 50 साल के भी आते हैं, 60 साल के, 70 साल के भी आते हैं। तो एज पूछने के पीछे जिस तरह के लोग आते हैं, तो अगर आपसे 30 के अंदर के लोगों से बात हो रही है, 30 के अंदर के लोगों से बात हो रही है, तो इस एज में लोगों को क्या चाहिए? दो चीज केवल चाहिए, मनी और फन, यानी पैसा और इंजॉय। बस यही दो चीज नजर आती है। तो अगर इनका विजन आप क्लियर कर दोगे कि इनके पास मई सिस्टम में पैसा भी है और इंजॉय भी है। हम साल भर काम करते हैं, साल में 2 बार आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, फुल मस्ती होती है। तो 30+ के अंदर अगर आप हो तो फन और इंजॉय, ये दो चीजों पे फोकस करके अगर उनसे आप बात करोगे तो उनको ये चीजें ज्यादा समझ में आती। लेकिन 30 और 50 तक के लोग अगर हमारे साथ हैं, अगर इनके पास जा रहे हैं तो इनके पास जिम्मेदारियां आ चुकी होती हैं। इनके पास जिम्मेदारियां आ चुकी होती हैं। इनको तलाश होती है, अगर ये सीरियस हैं अपने परिवार को लेकर के, अपनी सेहत को लेकर के, तो इनको तलाश होती है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की, यानी एक्स्ट्रा इनकम की। क्योंकि अपनी सारी जरूरतों को पूरा करने के अभाव में ये लोग भटक रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप इनको समझाओगे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी या सिक्योरिटी या कैरियर प्लान, तो बड़े आराम से ये लोग समझ लेंगे। तो ये दूसरा पार्ट हो गया। 30 के अंदर फन और मनी, यानी पैसा यहाँ पे है और इंजॉय भी है। 30 और 50 के बीच में सारी जिम्मेदारियां अभी सर पे पड़ी होती हैं।
इसलिए इन लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश होती है, एक अच्छे करियर की तलाश होती है, एक्स्ट्रा इनकम की तलाश होती है। अगर यहाँ पे इसकी बात हो साथ साथ हेल्थ की, तो ये दोनों चीजों को ये लोग समझते हैं। कौन से लोग? जिनकी उम्र 30 और 50 के अंदर है। अब आते हैं, जब 50 के ऊपर हम आप जाते हैं, 50 और 70 के बीच के लोग जब हमसे आपसे टकराते हैं, तो इनको आप फन नहीं दे सकते हो। इनको आप जो है पैसे के विषय में नहीं समझा सकते हो। क्योंकि अगर मस्ती के विषय में समझाओगे, पैसे के विषय में समझाओगे, तो एक ही लाइन ये लोग बोलेंगे, आज जीवन में सब कुछ कर लिया हमने, घर भी बना लिया, बच्चों की शादियां भी मैंने कर दी है, सारी व्यवस्था कर दिया, अब मुझे आराम करने की जरूरत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। यानी अपनी जिम्मेदारियां हमने कंप्लीट कर लिया है, अब मुझे क्या करने की जरूरत है। क्योंकि मैक्सिमम लोगों की सोच यही होती है ना, घर बना लिया, बच्चों की शादियां कर दिया, नाती पोता हो गए, कहानी खत्म। इनको समझ में आती है एक चीज, अगर इनसे आप बात करोगे हेल्थ की, तो ये लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि पूरा जीवन काम करते करते अपने सेहत को ये लोग खो चुके होते हैं। कौन से लोग? जो 50 और 70 के अंदर हैं। तो इनको एक अच्छे सेहत की तलाश होती है। तो इनके बीच में जो ही आप हेल्थ से रिलेटेड बात करोगे, हेल्थ को लेकर के इनके बीच में रखोगे, तो इस चीज को ये लोग पकड़ लेंगे। तो एज फैक्टर पूछने के पीछे तीन कारण निकल के आया कि तीन कैटेगरी, तीनों कैटेगरी में हमें किस चीज पे फोकस करना है, ये हमें अगर पहले से पता होगा तो हम इस पे फोकस करके और इन चीजों को उनके पास रख करके उनको ये सिस्टम में आप ला सकते हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 30 के अंदर पैसा और इंजॉय चाहिए, 30 और 50 के अंदर हेल्थ और अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए, और 60 और 70 के बीच में एक अच्छी सेहत चाहिए। ये तीन कैटेगरी में जो ही एज पूछते हैं और सामने ये लोग आते हैं, तो ये सारी चीजें नजर आने लगती हैं। तो जब जो ही हम एज पूछते हैं, तो इस चीज पे हमें तुरंत फोकस करना चाहिए। अब आते हैं ऑक्युपेशन। ऑक्युपेशन का मतलब आप क्या करते हो। अब डायरेक्ट किसी की हम इनकम नहीं पूछ सकते हैं, डायरेक्ट किसी की इनकम पूछना गुनाह है। दो चीजें हैं, मजाक भी है और सही भी है। किसी भी फीमेल की आप एज मत पूछना कभी, और किसी भी इंसान की कभी इनकम मत पूछना, तुरंत वो भड़क जाएंगे। तो हम इनकम जो ही पूछेंगे, तो सीधा लोग कहते हैं आपको मेरी इनकम से क्या लेना देना है। तो ऑक्युपेशन यानी हम जब ये पूछते हैं कि आप क्या करते हो, तो सबको पता है कि उनके प्रोफेशन से पता चल जाता है कि इनकी मंथली अर्निंग क्या है, ये सबको पता है। तो हमें उनके ऑक्युपेशन से उनकी मंथली अर्निंग को डिसाइड करना है, और उसके अकॉर्डिंग उनको प्लान देना है। अब जैसे एक स्टूडेंट के पास जाओगे जो अपने गार्जियन पे डिपेंडेंट है, उनके ऊपर जो 3 से 4 हजार रुपए की 100 पीवी लेने की बात करोगे, कहाँ से लेगा इंसान। और जिसकी इनकम ही 10 हजार है, उसको अगर 3 हजार का प्लान देने जाओगे तो क्या लेगा। तो हमें ऑक्युपेशन पूछ करके ये अंदाजा लगा लेना है, उसके अकॉर्डिंग हमें उनको प्लान देना है कि ये इनके घर में कितने का सामान यूज हो सकता है। तो ऑक्युपेशन पूछने के पीछे पर्पस सिर्फ यही होता है कि इन्हें कितने का प्लान देना है हमें। 500 वाला प्लान देना है कि 1000 रुपये वाला प्लान देना है कि 3000 वाला प्लान देना है कि 4000 वाला प्लान देना है। तो ये पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं रिलेशन। अब जिनको हम देने जाएंगे उनके बीच में हमारा आपका सबसे पहला रिलेशन, जिससे हमारा आपका संबंध है, उसी से हम बात करेंगे। जिससे कोई संबंध हमारा रिलेशन नहीं है, तो उससे तो बात करेंगे नहीं। तो जब रिलेशन की बात आती है, तो नीचे आप देखेंगे एकदम लिखा होगा कैटेगरी। तो इसमें तीन प्रकार के रिलेशन हमारे आपके बीच में होते हैं। पहला क्लोज सर्कल होता है, जिसे हम भी अच्छी तरह जानते हैं और इंसान भी हमें अच्छी तरह से जानता है, इसे कहते हैं क्लोज सर्कल। दूसरा होता है अननोन सर्कल। नोन सर्कल का मतलब उसे तो हम जानते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं जानते हैं। जैसे स्कूल में 40 बच्चे हुए, 40 बच्चे में से सबकी एक्टिविटी पता नहीं होती है, लेकिन दो तीन लोग जो क्लोज होते हैं, वो हमारे विषय में भी जानते हैं, आपके विषय में भी जानते हैं। लेकिन बाकी
35-37 बच्चों के विषय में हम जानते तो हैं, लेकिन कंप्लीट पूरी तरह से हम नहीं जानते हैं। यानी आधी जानकारी नॉन पीपुल में आते हैं। जैसे हम सभी लोग अमिताभ बच्चन को तो जानते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन की पूरी एक्टिविटी हमें पता नहीं है। यहाँ पे बैठा हर इंसान नरेंद्र मोदी को तो जानता है, लेकिन उनकी पूरी एक्टिविटी हमें आपको पता नहीं है। तो ये हो गए नॉन पर्सन। तीसरा हो गया स्ट्रेंजर, जिसे हम आप जानते ही नहीं। तो क्लोज सर्कल की अगर लिस्ट आप बनाओगे तो ये बहुत जाएगी, तो 100 के अंदर सिमट जाएगी। 100 के अंदर आपके क्लोज सर्कल की लिस्ट सिमट जाएगी। और सबसे पहले इंसान क्लोज सर्कल में ही अपना सिस्टम लेकर के जाता है। सबसे पहले हम क्लोज सर्कल में ही अपना सिस्टम लेकर के जाते हैं। और क्लोज सर्कल में जब जाते हैं तो ये क्लियर है कि वो हम भी मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, वो भी मुझे अच्छी तरह से जानता है। अब जब क्लोज सर्कल के बीच में हम प्लान देते हैं तो उसके दिमाग में हमारा प्लान कम जाता है, हमारा बैकग्राउंड ज्यादा दिखता है। अच्छा, इनकी घर की स्थिति ये है, इनके पिताजी ये हैं, इनकी पोजीशन ये है, ये चले हैं मुझे लखपति बनाने। यानी हम दे रहे हैं प्लान और उसके दिमाग में क्या चल रहा है, हमारा बैकग्राउंड। क्योंकि वो हमें भी जानता है, हम उसको भी जानते हैं, तो उसके दिमाग में प्लान कम आता है, हमारा बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड ज्यादा दिखता है। तो वो हमारे प्लान को लेगा ही नहीं, कभी नहीं ले पाएगा। लेकिन अब क्लोज सर्कल में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, बड़े क्लोज होते हैं, अच्छा आ गए हैं तो चलो ये नाराज ना हो जाए, इसलिए इनकी सुन लेते हैं। नाराज ना हो जाए इसलिए ज्वाइनिंग भी कर लेते हैं। नाराज ना हो जाए इसलिए चले प्रोडक्ट भी ले लेते हैं। तो जो बहुत क्लोज होते हैं तो हमें नाराज ना होने देने के लिए एक बार प्रोडक्ट भी ले लेंगे, एक बार ज्वाइन भी कर लेंगे हमारे सामने बैठे बैठे। लेकिन जो ही हमारे सामने से ये लोग उठते हैं तो हमारे पीछे से हमारे पूरे रिलेशन को वो भी जानते हैं। पूरे रिलेशन में मैसेज पहुंच चुका होता है कि नगेंद्र भाई पता नहीं कौन सी एक कंपनी लेकर के घूम रहे हैं, 1000-1500 का प्रोडक्ट सबको दे रहे हैं। यानी हमारे पहुंचने से पहले ये मैसेज पूरे मेरे सर्कल में पहुंच जाता है। क्लोज सर्कल की स्थिति ये रहेगी। और सबसे ज्यादा सवाल क्लोज सर्कल से ही आते हैं, और सबसे ज्यादा रिजेक्शन क्लोज सर्कल से ही आते हैं। इसलिए कहा गया है कि सबसे पहले यहाँ पे लोग अपने क्लोज में जाते हैं। क्लोज लोग सबसे ज्यादा ज्यादा सवाल करते हैं, क्लोज लोग सबसे ज्यादा रिजेक्ट करते हैं, और इसी में जाकर के लोग हार मान लेते हैं। 10 लोगों के गए, 20 के पास गए, 21वें के पास जाते जाते कहते हैं हमारा तो कोई सुन ही नहीं रहा है, इसलिए मुझे ये बिजनेस करना ही नहीं। तो क्लोज की स्थिति ये होती है, सबसे ज्यादा रिजेक्शन यहां से आता है, सबसे ज्यादा जो है सवाल यहां से आते हैं, और यहीं से लोग अपने आप को क्विट कर लेते हैं, यानी फेल्योर मान लेते हैं। इसलिए कहा गया है कि इस इंडस्ट्री किया रिजेक्शन एक सिस्टम का पार्ट, यानी डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में रिजेक्शन सिस्टम का एक पार्ट है, क्योंकि सबसे पहले हम यहीं पे जाते हैं। लेकिन जो लोग इस चीज को जान चुके हैं वो घबराते नहीं है, इस रिजेक्शन से वो घबराते नहीं है, बल्कि क्लोज सर्कल में इस रिजेक्शन को अपना प्रैक्टिस का माध्यम बना लेते हैं। यहां से हम प्रैक्टिस करते हैं, और जो नॉन पीपुल हैं वहां से प्रैक्टिस करते हैं। ये दो जगह हमारे आपके लिए प्रैक्टिस का एक माध्यम है। जो लोग बहुत खुश नसीब होंगे, इक्का दुक्का आपके साथ आ गए, काम कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन परसेंटेज 99% ना के बराबर होता है। तो दो सर्कल को आप हमेशा क्लोज सर्कल को और नो सर्कल को मान के चलिएगा, ये हमारा प्रैक्टिस वाली जगह है। और यहां से प्रैक्टिस करके जब हम परफेक्ट होते हैं, जब हमारी नॉलेज अपडेट हो जाती है, जब हमें हमारे पास एक्सपीरियंस हो जाता है, तब हम उतरते हैं स्ट्रेंजर में। और स्ट्रेंजर की संख्या बहुत ज्यादा है भाई। क्लोज की संख्या 100 के अंदर सिमट जाएगी, या नॉन की संख्या 200 के अंदर सिमट जाएगी। बाकी 142 करोड़ की आबादी आपके बीच में, हमारे बीच में स्ट्रेंजर है। तो जब ये दो से निकल करके हम स्ट्रेंजर में जाते हैं
तो जब स्ट्रेंजर में जाते हैं तो स्ट्रेंजर को हमारा बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड पता नहीं है। वो आपकी कंपनी से प्रभावित होता है, आपके प्रोडक्ट से प्रभावित होता है, आपके मार्केटिंग से प्रभावित होता है, और आपके साथ फिर ज्वाइन करता है इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज के डेट में इस इंडस्ट्री में जितने भी लीडर की ग्रोथ हुई है वो स्ट्रेंजर के द्वारा हुई है, क्लोज और अननोन के बीच में नहीं हुई है। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा सवाल और सबसे ज्यादा रिजेक्शन और सबसे ज्यादा पैर खींचने वाले लोग ही मिलते हैं, क्योंकि इन लोगों को इस इंडस्ट्री के विषय में कंप्लीट नॉलेज नहीं है। यानी ये लोग इस इंडस्ट्री से लेकर के अवेयर नहीं है, और अवेयर जो हैं 1 या 2% वो लोग आपके साथ आ जाते हैं। तो जब भी हम रिलेशनशिप में जाते हैं तो इसको 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। पहला क्लोज सर्कल, दूसरा नॉन सर्कल, तीसरा स्ट्रेंजर। हमारी ग्रोथ कहाँ से होने वाली है? हमेशा स्ट्रेंजर से होने वाली है। तो हम हमेशा स्ट्रेंजर के बीच में काम करते हैं। जितने भी नेटवर्क कंपनी के लीडर हैं उनका इतिहास उठा करके देख लीजिए, उनके साथ टोटल स्ट्रेंजर काम कर रहे हैं। 1,000, 2,000, 10,000, 20,000, 30,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी उनकी टीम बनी है, टोटल स्ट्रेंजर की टीम बनी है। क्लोज आज भी उनके साथ नहीं। तो ये रिमार्क लगाइए रिलेशन पे जाकर के। अब आते हैं कैटेगरी। जब हम प्लान कर रहे होते हैं, कहीं पे भी प्लान कर रहे होते हैं, चाहे हम होम मीटिंग करें 10 लोगों के साथ, चाहे 20 लोगों के साथ, चाहे 50 लोगों के साथ, तो उसमें कितने प्रकार के लोग हमारे आपके साथ रहते हैं। तो पहला, जब एग्रेसिव लोग मिलेंगे, बात बात पे हाँ बोलेंगे, यस बोलेंगे, सवाल करेंगे, जवाब करेंगे, तालियां बजेंगी, एक्साइटमेंट, तो ये एग्रेसिव लोग हो गए। दूसरा होता है इंजॉय। यानी कुछ लोगों के बीच में बैठ करके आप प्लान करते रहते हो, देख करके आपको मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक तरह से मजे ले रहे होते हैं। तो ये इंजॉयफुल लोग होते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ ओपिनियन। कुछ लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। उनको सारा सिस्टम आप बता दोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो वही सिस्टम क्लोज करोगे तो ये जरूर पूछेंगे कि मुझे ये दिक्कत है, आपने इस प्रोडक्ट की चर्चा किया था, ये प्रोडक्ट हमारी आपकी सेहत के लिए क्या फायदेमंद हो सकते हैं। तो वो लोग केवल अपने हेल्थ को देखते रहते हैं, यानी वो हेल्थ ओपिनियन होते हैं। नेक्स्ट पार्ट, प्लीजेंट। कुछ ऐसे लोग भी मीटिंग में बैठते हैं कि आप पूरी मीटिंग कर डालो, एक चेयर पे एक तरफ बैठ करके एकदम ऐसे शांत बैठे होते हैं जैसे कि लगता है उनको लकवा मार गया है। एकदम सन्न सा पड़े रहते हैं, उनको कुछ लगता है ना सुनाई दे रहा है ना दिखाई दे रहा है, कोई उनके में हलचल होगी नहीं। तो उन्हें हम प्लीजेंट की श्रेणी में डालते हैं, एकदम सन्नाटे में रहते हैं। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयड, यानी जिसे अभी अपॉर्चुनिटी की तलाश। तो रिमार्क में किसको लगाना है? एग्रेसिव हो गया, इंजॉयफुल हो गया, हेल्थ ओपिनियन हो गया, प्लीजेंट हो गया, और अनएम्प्लॉयड हो गया। ये 4 कैटेगरी है। जब भी मीटिंग करोगे तो इस मार्केट में 4 कैटेगरी आपको नजर आएगी। चारों में से हमारे काम के कौन लोग हैं? पहला एग्रेसिव, जो हर बात पे सवाल जवाब ताली, ये एग्रेसिव है, ये आपके बिजनेस का पार्ट बन सकते हैं। दूसरा हेल्थ ओपिनियन, इंजॉयफुल को छोड़ दीजिए, जो हेल्थ ओपिनियन है, जो हेल्थ कॉन्शियस है, वो आपके अच्छे प्रोडक्ट के यूजर बनेंगे। नेक्स्ट प्लीजेंट, जिसे सुन्न सा एकदम लकवा सा मार दिया, चुपचाप बैठा है एकदम, उसे भी छोड़ दीजिए, ये भी आपके किसी काम का नहीं है। अनएम्प्लॉयड, यानी जो जिसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश हो, वो व्यक्ति भी उसी मीटिंग में बैठता हो। तो हमारे काम के केवल 3 लोग हैं। पहला एग्रेसिव, दूसरा हेल्थ ओपिनियन, और तीसरा अनएम्प्लॉयड। यानी कैटेगरी में रिमार्क डालो कि ये हेल्थ अग्रेसिव व्यक्ति है, ये हेल्थ ओपिनियन व्यक्ति है, ये अनएम्प्लॉयड व्यक्ति है। रिमार्क मारोगे तो जो जिस कैटेगरी का व्यक्ति होगा उसके साथ आप काम करोगे, बाकी लोगों को आप छोड़ सकते हो। यानी यहां से आप प्रोफेशनल तरीके से जब ये एक लिस्ट तैयार करोगे, तब जाकर के आपको एक्शन लेने में दिक्कत नहीं आएगी। तब उनके साथ आप एक्शन प्लान कर सकते हो। हेल्थ कॉन्शियस के साथ हेल्थ के प्रोडक्ट की चर्चा कर सकते हो, अनएम्प्लॉयड के साथ कैरियर प्लान दे सकते हो, एग्रेसिव बंदा जो है उसके साथ दोनों प्लान आप कर सकते हो। तो हाउ टू बिल्ड द टीम बाय टॉकिंग टू द पीपल।
बड़ी और स्ट्रांग टीम को बिल्डअप करने के लिए आपको लिस्ट बनानी होगी प्रोफेशनल तरीके से, और ये सारी चीजें जब आपके दिमाग में रहेंगी तब जाकर के आप एक बेहतरीन और स्ट्रांग मजबूत टीम का निर्माण कर पाएंगे। नहीं तो खुदा की भर्ती टीम में आते चले जाएंगे, लास्ट में यही कहेंगे टीम तो हमने 100 की बनाई, काम एक भी नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट एक भी नहीं ले रहे हैं, मीटिंग में एक लोग भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमने सही लोगों का चुनाव ही नहीं किया। तो इस तरह से एक प्रोफेशनल मेमोरी जागर की तरह आप लोग अपनी एक टीम तैयार करिए, एक लिस्ट बनाइए, उसके अकॉर्डिंग काम करोगे, काम तेजी से आगे बढ़ेगा और मजबूत और स्ट्रांग टीम का भी निर्माण हो। तो अभी मैंने किस पे बात किया? अभी मैंने लक्ष्य पे बात किया कि लंबी जर्नी की शुरुआत पहले कदम से होती है, और हमें पता होता है पहला कदम कहाँ रखना है। उसी तरह से बड़े टारगेट या बड़े लक्ष्य की शुरुआत छोटे लक्ष्य से होती है। यानी इस महीने हमें क्या करना है, और ये काम करने के लिए हमें 7 स्टेप को लेकर के चलना पड़ेगा। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक द लिस्ट, इनविटेशन, मीटिंग, टीम वर्क और फॉलो अप। और ये 7 काम करोगे तब जब आप प्रोफेशनल तरीके से मेमोरी जागर आप तैयार करो। अब इसमें आपको कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, आज इसी पे मीटिंग क्लोज करता हूं। अब बारी आप लोगों की, जो भी दिक्कत हो रही है, जो भी परेशानी है, उसी टॉपिक को मैं आगे से उठाता हूं, क्योंकि